हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, सेल, जिसके बारे में अपन ने कुछ बेसिक डिटेल पढ़ ली थी कि कोशिका क्या होती है और उसके लिए कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जाता है। कल की क्लास में अपन ने इसके बेसिक डिटेल के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में अपन सेल की साइज़ और शेप के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका की साइज़ कैसी होती है और उसकी शेप कैसी होती है। उसके बाद में हम कोशिका सिद्धांत, वैज्ञानिकों ने कोशिका के लिए एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म कोशिका के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब कल की क्लास में अपन ने पढ़ लिया था, जिससे आपको पता चल गया कि हर जीवित ऑर्गेनिज्म यानी जो भी जिंदा है, हर वो सजीव, वो क्या है, जीवित रहने के लिए या काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कोशिका की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। यानी ये जीवों की संरचना भी बनाती है और काम भी करती है। ठीक है, इसलिए इसको संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अब अपन आज की क्लास शुरू करते हैं। अपना पहला टॉपिक है सेल साइज और सेल शेप। ठीक है, तो कोशिका का आकार अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे बहुत सारे सजीव पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उन सभी में क्या है, कोशिका का आकार क्या होगा? अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है। एग्जाम्पल के लिए माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा एक सबसे छोटा जीव होता है, उसमें कोशिका का आकार कितना होता है? 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल के इसका साइज़ क्या हो गया? 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर क्या है? ये एक लंबाई या अपन कह सकते हैं आकार मापने की यूनिट है। ठीक है, ये क्या है? यूनिट है। ठीक है, ये बहुत छोटी यूनिट होती है। ठीक है, इसलिए इसको माइक्रोमीटर में व्यक्त किया जाता है। इसको अपन आंखों से नहीं देख सकते, जो माइक्रोस्कोप आते हैं उससे देखते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का आकार कितना होता है? 0.3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये सारे क्या हैं? छोटे सजीव होते हैं, इसलिए इनको क्या है? माइक्रोमीटर में मापते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है ह्यूमन। ह्यूमन में क्या आ गया? उसकी आरबीसी। आरबीसी आपको पता है, ऐसे अपन आंखों से नहीं देख सकते, इसको भी माइक्रोमीटर में मापते हैं। तो इसका आकार कितना है? 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब अगला टॉपिक है शेप। कोशिका का आकार कितने प्रकार का होता है? तो ठीक है, ये भी क्या है? अलग अलग जीवों में कोशिका का जो आकार है, जो साइज है, वो सब क्या है? अलग अलग होती है। ये कौन कौन सी होती है? बाइकॉनकेव, एक आकार क्या होता है? बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव आकार किसको कहते हैं? ये ऐसा आकार होता है। ठीक है, चम्मच देखी होगी आपने, है ना? चम्मच का जो बाहर वाला हिस्सा है ना, दोनों साइड अपन क्या कह सकते हैं? वैसा ही बाहर वाला हिस्सा हो तो उसको क्या बोलते हैं? बाइकॉनकेव। हिंदी में इसको बोलते हैं द्वि उत्तल। ठीक है, जो चम्मच जो होती है उसके क्या है? अंदर वाला सिरा तो होता है अवतल और बाहर वाला सिरा क्या होता है? उत्तल। ठीक है, तो जो ये द्विउत्तल क्या है? चम्मच का जो बाहर वाला हिस्सा है, अगर दोनों साइड वैसे ही हिस्से बना दिए जाए तो क्या बन जाएगा? बाइकॉनकेव। ठीक है, ये आरबीसी कुछ ऐसी होती है दिखने में। ठीक है, इस आकार को क्या बोलते हैं? बाइकॉनकेव आकार बोलते हैं। ठीक है, अब अगली है लॉन्ग प्लस ब्रांच्ड। ठीक है, लंबी और शाखित। लंबी और शाखित होती हैं। ये कौन सी सेल होती हैं? नर्व सेल। न्यूरॉन में पाई जाने वाली सेल को क्या कहते हैं? नर्व सेल। और उनका आकार कैसा होता है? लॉन्ग और ब्रांच्ड होता है। ठीक है, ऐसे ही क्या है? अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के साइज और शेप पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है अपना
सेल थ्योरी, ठीक है। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत, ठीक है। जो कोशिका के लिए वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत दिया उसको क्या बोलते हैं, कोशिका सिद्धांत। ये कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, दो नाम आते हैं इनमें। मैथियस स्लाइडेन, पहले वैज्ञानिक कौन थे, मैथियस स्लाइडेन। दूसरे वैज्ञानिक का क्या नाम है, थियोडर स्वान, ठीक है। ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने मिलकर क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। ये जो मैथियस स्लाइडेन है ये क्या है, बॉटनिस्ट हैं, यानी पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक है। और ये थियोडर स्वान है, ये क्या थे, जूलॉजिस्ट थे, यानी जो जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इन दोनों ने क्या है, कोशिकाओं के बारे में स्टडी की और अपने अपने कथनों का प्रस्तुतिकरण किया। फिर इन दोनों के कथनों से निष्कर्ष निकाल के क्या दिया गया, कोशिका सिद्धांत दिया गया, ठीक है। इन दोनों ने जो एक सिद्धांत दिया उसका कंक्लूजन हम यहाँ लिखेंगे, यानी आज के टाइम में अपन किसको कोशिका सिद्धांत बोलते हैं। आज के टाइम में कोशिका सिद्धांत में कौन कौन से पॉइंट शामिल किए जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। इन्होंने अलग अपने कथन दिए, इन्होंने अलग अपने कथन दिए। फिर इन दोनों के कथनों से निष्कर्ष निकाल के क्या दिया गया, कोशिका सिद्धांत दिया गया, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, पहला पॉइंट आता है सभी सजीव कोशिका तथा उसके उत्पादों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जो सजीव जो हैं, जो दुनिया में जितने भी सजीव हो वो क्या है, कोशिका तथा उसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये आ गया पहला। इसके दो पॉइंट होते हैं, एक और पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये आ गया कि सभी सजीव कोशिका तथा उसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा है नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है, ठीक है। मैथियस और थियोडर स्वान ने क्या बताया, इन्होंने तो सिर्फ इतना बताया था कि जो सारे सजीव हैं वो क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एक और वैज्ञानिक आते हैं बाद में, कौन से, रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। एक और वैज्ञानिक है रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने ये वाला पॉइंट दिया था कि जो नई कोशिकाएं हैं उनका निर्माण क्या होता है, पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। इन्होंने ये तो बता दिया कि सजीव और कोशिका, सजीव क्या हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि सजीवों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका निर्माण कैसे होता है। यानी एक ऐसा तो है नहीं कि सबका लाइफ टाइम अनंत होता है, नहीं, ऐसा किसी का साथ नहीं होता है। तो कोशिका क्या है, कुछ टाइम के बाद डेड भी होंगी, तो जब पुरानी वाली डेड हो जाती हैं तो फिर नई कोशिकाएं कैसे बनती है, ये दोनों वैज्ञानिक नहीं बता पाए थे, ठीक है। फिर एक वैज्ञानिक आया रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या बताया कि नई जो कोशिकाएं हैं उनका निर्माण क्या है,
पुरानी स्थित कोशिकाओं से ही होता है, यानी नई कोशिकाएं बनती जाती हैं और पुरानी कोशिकाएं डेड होती जाती हैं। ठीक है, इन्होंने एक कथन दिया, वो भी याद रखने का इम्पोर्टेंट कथन है, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, इस कथन का इसका मीनिंग होता है कि जो नई कोशिकाएं हैं उनका निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। ठीक है, ये सेल थ्योरी है। इसमें मेन 2 वैज्ञानिक हैं, मैथियस लाइडेन और थियोडर स्वान। ठीक है, और ये कोशिका सिद्धांत के 2 मेन पॉइंट है। फिर एक ये वैज्ञानिक भी याद रखना है, रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने ये लास्ट वाले कथन को एक्सप्लेन करके बताया था। ठीक है, अब अगला है कि कोशिका तो पढ़ ली अपन ने, कि उस कोशिका सिद्धांत पढ़ लिया, उसकी साइज़ पढ़ ली, कोशिकाएं होती क्या हैं ये पढ़ लिया। अब है कि जो सजीव हैं उनको कोशिका के आधार पे कितने भागों में बांटा जाता है। ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म किसके बेसिस पे? सेल के बेसिस पे। ठीक है, सेल के बेसिस पे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सेल के बेसिस पे क्या है? ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के होते हैं। पहला है क्या? प्रोकैरियोटिक, और दूसरा है यूकैरियोटिक। पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। तो बेटा जब भी अपन पढ़ते हैं तो पहले क्या है? वर्ड का मीनिंग पढ़ते हैं। जब आपको वर्ड का मीनिंग आ जाएगा तो डेफिनेशन अपने आप आ जाएगी। ठीक है, एक नाम है प्रोकैरियोटिक, दूसरा नाम है यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब क्या होता है? पहले या प्रीमिटिव, यानी पुराने समय का जो है, जो यानी जो पहले आ चुका है उसको क्या बोलेंगे? प्रो। ठीक है, प्रो किसके लिए यूज़ होता है? प्रीमिटिव के लिए या पहले के लिए। कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? कैरियोट। कैरियोटिक किससे बना है? कैरियोट वर्ड से बना है। इसका मतलब क्या होता है? केंद्रक या न्यूक्लियस। ठीक है, प्रो का मतलब हो गया प्रीमिटिव और कैरियोट का मतलब हो गया न्यूक्लियस। यानी जिन जीवों में प्रीमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है वो कौन से जीव होते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, अब इसमें है यू और कैरियोटिक। यू का मतलब होता है सत्य या एडवांस। कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियोट या न्यूक्लियस, केंद्रक। अब इस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? यू का मतलब है सत्य और एडवांस, कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस और केंद्रक। पूरे वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? जिन जीवों में एडवांस या सत्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता है उनको हम यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। अब सवाल ये होता है कि प्रीमिटिव न्यूक्लियस कौन सा होता है और एडवांस न्यूक्लियस कौन सा होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रीमिटिव न्यूक्लियस है और ये एडवांस न्यूक्लियस है? ठीक है, तो इन दोनों में क्या है? डिफरेंस होता है। ये मान लो क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस। ये केंद्रक है। अब अगर केंद्रक के बाहर एक झिल्ली है या कोई कवर या एनवलप है तो वो क्या होगा? यूकैरियोटिक। ठीक है, झिल्ली अगर उपस्थित है तो वो कौन सा केंद्रक हो जाएगा? यूकैरियोटिक केंद्रक हो जाएगा। अगर ये बाहर वाली झिल्ली उपस्थित नहीं है तो वो कौन सा केंद्रक हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक केंद्रक हो जाएगा। ठीक है, तो झिल्ली के बेसिस पे केंद्रक की पहचान कर सकते हैं। अगर झिल्ली है तो वो यूकैरियोटिक, अगर झिल्ली नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब दूसरा अंतर इनमें आ जाता है राइबोसोम का।
प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या है, 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक जो जीव हैं उनमें 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि ये 70S और 80S है क्या। तो 70S क्या है, 70 तो एक नंबर है और S का मतलब होता है सेडिमेंटल गुणांक, यानी राइबोसोम को जब हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसका जो नंबर आता है वो कितना आता है, 70 आता है। और ये क्या है, उसको मापने की इकाई है, ठीक है। तो इसका नंबर 70 आता है और इसका 80 आता है। इसकी जो स्मॉल यूनिट है वो क्या है, 50S प्लस 30S, यानी ये इन दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। और इसकी जो सब यूनिट है वो क्या है, 60S प्लस 40S, ठीक है। ये इन दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। सब यूनिट मान लो ये आ गई 50S वाली और ये आ गई 30S वाली, इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, ये राइबोसोम बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आ गई 60S वाली बड़ी यूनिट और ये आ गई 40S वाली छोटी यूनिट, तो इन्होंने क्या बना दिया, 80S वाला राइबोसोम बना दिया, ठीक है। अब अगला इनमें अंतर आता है ऑर्गेनेलिस के बेसिस पे, यानी सेल में क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनेल उपस्थित है उसके बेसिस पे भी इन दोनों में अंतर पाया जाता है। इसमें क्या है, झिल्लीबद्ध, इसमें क्या है, झिल्लीबद्ध सेल ऑर्गेनिज्म एब्सेंट होते हैं। झिल्लीबद्ध सेल ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या है, ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट होते हैं और इसमें क्या है, प्रेजेंट होते हैं। ये जैसे ये केंद्रक है ना, केंद्रक के बाहर इसमें क्या है, झिल्ली उपस्थित है तो यूकैरियोटिक, झिल्ली अनुपस्थित है तो प्रोकैरियोटिक। ऐसे ही इसमें केंद्रक के अलावा भी और सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे रिक्तिका हो गया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसमें जो सेल ऑर्गेनेल होंगे उनमें क्या है, ऑर्गेनेल के बाहर एक झिल्ली या कवर जैसी संरचना उपस्थित होगी और इसके जो सेल ऑर्गेनेल है उनमें क्या है, झिल्ली और कवर उपस्थित नहीं होंगे, ठीक है। ये इन दोनों का अंतर है। और अगला है, इसमें क्या है, मीसोसोम, एक मीसोसोम संरचना होती है, वो क्या है, प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है और यूकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है। ऐसे ही क्या है, रिक्तिका भी क्या है, इसमें अनुपस्थित होती है, इसमें उपस्थित होती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी संरचनाएं होती हैं जिनके आधार पर इन दोनों में अंतर किया जा सकता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक से पॉइंट है इनमें अंतर करने के, और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं इनमें जिनके आधार पे इन दोनों में अंतर किया जा सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले सेल साइज़ और सेल शेप के बारे में पढ़ा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल साइज़ और सेल शेप अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसके बाद में कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा जो मैथियस लाइडेन और थियोडर स्वान ने दिया, और उसके कितने पॉइंट्स हैं, 2 मेन पॉइंट्स हैं जो याद करने वाले हैं, और एक एक्स्ट्रा नाम बताया था रुडोल्फ विर्चो का, ठीक है। उन्होंने क्या है, नई कोशिकाओं के निर्माण को एक्सप्लेन किया, तो वो भी याद करने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोशिका सिद्धांत के बारे में, और उसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब कल से अपन क्या है, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, उसकी संरचना को क्या है, एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।